हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ हिक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी बुक्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतर साबित होगा, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की साइंस बुक का चैप्टर 6 लाई हूँ। तो बिना किसी देर के चलिए चैप्टर स्टार्ट किया जाए। आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस आप लोग के लिए लाई हूँ। ये पार्ट 1 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट, लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का हिंदी होता है जैव प्रक्रम। हमें इसकी एग्जैक्ट हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे याद भी रख सकते हैं और भूल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यह बताया गया है कि किसी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच डिफ्रेंसिएशन कैसे करें। जनरली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को देखकर ये पता कर लेते हैं कि वो चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक विजुअल मूवमेंट होता है और एक इनविजिबल मूवमेंट होता है। विजुअल मूवमेंट वैसे मूवमेंट को कहते हैं जो नेक्ड आई से दिखाई दें, जैसे कि वॉकिंग, ब्रीदिंग etc. और इनविजिबल मूवमेंट वैसे मूवमेंट्स को कहते हैं जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे, एज फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। चूँकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ही स्मॉल स्केल पर होता है इसलिए इनविजिबल होता है, बट ये मूवमेंट किसी भी लिविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वायरसेस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है जब तक कि वे किसी सेल को अपना होस्ट न बना लें। इसीलिए ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है, यानी कि विवाद का विषय बना हुआ है कि वायरसेस लिविंग हैं या फिर नॉन लिविंग। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, इम्पोर्टेंट होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड होता है, और उनमें टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, और सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर कंपोनेंट से बने होते हैं, और भी बहुत कुछ। इन्वायरमेंट के बदलते इफ़ेक्ट्स, मतलब बदलती परिस्थितियों के कारण ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये टूटता जाता है। अगर ये सिस्टम टूट जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इन स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम पे रिपेयर किया जाए, और ये स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इसलिए रिपेयरिंग के लिए खास करके मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रखना है, जीवित रखना है, तो ये ज़रूरी है कि रिपेयरिंग का जो काम है वो हमेशा चलता रहे, मेंटेनिंग का जो काम है वो हमेशा चलता रहे। इसीलिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो वे सभी प्रोसेस जो कंबाइंडली मेंटेनेंस का काम करते हैं वे लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ओके, तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का आपका फर्स्ट पेज हुआ। इस फर्स्ट पेज से बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस फर्स्ट पेज से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है और उसके आंसर्स भी लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो इसका आंसर होगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। तो इसका आंसर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे हैव टिश्यूज एंड टिश्यूज हैव सेल्स एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। Because of the effects of the environment, disorganized and ordered nature of living structures breaks down over time. If order breaks down, the organisms will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures to keep themselves alive. Since all these structures are made up of cell molecules, they must move molecules around all the time. तो ये आंसर जो है वो आपको कॉपी में लिख लेना है और इसे याद करने की कोशिश करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में
इस पेज में मेनली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का जो काम है उसको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ये एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से ही आएगा, है ना। तो बाहर का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको अंदर के सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए। मतलब कि फूड को अंदर लेने के लिए, शरीर के अंदर लेने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आगे है कि बाहर का जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारे अंदर की एनर्जी से हल्का अलग होता है। तो इन दोनों की एनर्जी को एक जैसा करने के लिए भी कोई प्रोसेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, और सेलुलर नीड्स के अनुसार, सेलुलर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनका विघटन यानी कि इनको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ओके, यानी शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेना और सेलुलर रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने में उसका यूज़ करना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अगले पैराग्राफ में ये कह रहा है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो सरफेस होता है शरीर का, वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसीलिए उनको भोजन को लेने में और गैसेस को आने जाने, मतलब आदान प्रदान करने के लिए, या फिर जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको बाहर निकालने के लिए किसी भी स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर का जो साइज है वो बढ़ता है, तब उन्हें हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चूँकि सभी सेल्स उनके जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकती हैं, इसीलिए सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू सभी सेल्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाना मुश्किल होता है, और इसीलिए उनमें यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है अगले पैराग्राफ में कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि ये रेस्पिरेशन वगैरह जितने भी रिएक्शंस हुए हमारे शरीर में, उनमें एक ऐसे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए सिर्फ यूज़लेस ही नहीं होते बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं, और इसीलिए इन बाई प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस पेज से, जो सेकंड पेज हुआ ये एनसीईआरटी का, इससे इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is known as respiration. ओके, रेस्पिरेशन में आपको इतना लिखना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, वरना नहीं। तो रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेशन को ध्यान से आपको सुनना है, थोड़ा टफ तो नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस समझने का फेर है। यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को लेना और सेलुलर रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने में उसका यूज़ करना, फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने में उसका यूज़ करना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है और आंसर को भी और याद करने की कोशिश करनी है। रट्टा नहीं मारना है, मतलब कि
समझने की कोशिश करनी है वो वहाँ लिखा जाएगा, बोर्ड में अपने आप लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसका जो पूरा शरीर होता है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए उसको फूड सोर्स को अंदर लेने के लिए या फिर अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वेल डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं और इसलिए हर एक काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। और चूँकि मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स के सभी सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन से बात नहीं बनती है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन है कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। आंसर होगा इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन ऑल द सेल्स may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirements of all the cells। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी में इन दोनों क्वेश्चंस को लिख करके समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। न्यूट्रिशन तो मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे क्वेश्चन है तो जैसे कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस और व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो इसे भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, कॉपी में लिख लेना। बताया जा चुका है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, अगर आप चाहें तो मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। कह रहा है कि सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अपनाते हैं और परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये सभी उन्हें जिंदा रखने में मदद करते हैं, जीवित रखने में मदद करते हैं और बॉडी के मेंटेनेंस में काम करते हैं, और इसी को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ये सभी प्रोसेसेस जो कि कंबाइंडली उनके मेंटेनेंस का काम करती है, इसी को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। न्यूट्रिशन क्या है? तो वो पूरा प्रोसेस जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को यूटिलाइज करता है, ऑब्टेन करता है, तो इसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे आप कॉपी में नोट कर लें। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये हो गया सेकेंड पेज से क्वेश्चन नंबर 2, टोटल क्वेश्चंस थे 6 थे ना टोटल क्वेश्चंस। इन 6 क्वेश्चंस को आपको कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। ये 6 क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए गए हैं, बिल्कुल गलती हो तो जरूर बताएं ताकि उसमें सुधार कर सके। वैसे मैं